नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपकी पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत चल रही है, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित पुस्तक है आपकी, जिसमें अध्याय क्रमांक 3 पढ़ रहे हैं। नाम है अफवाह। और इस अफवाह के अंतर्गत आज हम अवहित करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों का यह सेकंड पार्ट रहेगा। जैसा कि आपने पिछले पार्ट के अंतर्गत पिछले वीडियो में पढ़ा है कि प्रायद्वीपीय पठार पर प्रवाहित होने वाली पश्चिम दिशा की ओर नदियां, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, जिसमें आपके मुख्य रूप से नर्मदा और तापी नदियों को विस्तार से हमने पढ़ा है। इनकी विशेषताएं पढ़ी, इनके अफवाह बेसिन पढ़े, और साथ ही साथ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां छोटी क्यों हैं, ये ज्वार नदमुखी क्यों बनाती है, डेल्टा क्यों नहीं बनाती है, ऐसी तमाम बिंदुओं की हमने विस्तार से चर्चाएं की है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर पहले वहां पर वीडियो देखें, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करें। और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व से प्रवाहित होने, पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, यानी कि वे नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार से उद्गमित होती है, चाहे आपके विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, या फिर आपके पश्चिमी घाट हो, या कहीं से पूर्वी घाट से हो। ये वे नदियां जो छोटी या फिर बड़ी नदियां हैं, जिनका उद्गम तो प्रायद्वीपीय पठार से होता है और वो पूर्व दिशा में जाकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में विलय करती है, उनकी हम यहाँ पर चर्चाएं करने वाले हैं। अब उनमें सबसे पहले आती है गोदावरी नदी द्रोणी। गोदावरी नदी द्रोणी यानी कि हमने आपको शुरुआत में आपको जब एक पिछले वीडियो में मैंने यहां पर आपको एक मानचित्र दर्शाया था, जिसमें भारत की मुख्य जल विभाजक रेखा बताई थी। उसके बाद में मैंने आपको पश्चिमी यानी कि जो दक्षिणी भारत है, उस दक्षिण भारत की नदियां दिखाई थी। उन नदियों में आपको याद आ रहा होगा, एक मैंने मानचित्र बनाया था। कौन सा मानचित्र बनाया था? इस प्रकार का एक मानचित्र आपको बाद में बनाकर बताया था कि ये जो भारत वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में यहां पर एक नदी बहती है, एक नदी यहां पर बहती है, एक नदी यहां बहती है, और एक नदी यहां पर बहती है। दक्षिण भारत की 4 प्रमुख नदियां बताई थी मैंने, जिनके द्वारा डेल्टा बनाए जाते हैं। उनमें से जो आपके कौन सी नदी आती है सबसे पहले? ये नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? ये आती है आपकी गोदावरी नदी। यहां पर इसकी चर्चा की जा रही है। कौन सी नदी की? इस गोदावरी नदी की यहां पर हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। गोदावरी नदी जिसकी सबसे पहले हम चर्चाएं करेंगे, तो ये नदी उद्गमित कहां से होती है? तो इसका उद्गम यहां पर महाराष्ट्र में होता है। कहां से होता है? महाराष्ट्र में नासिक जिले से। महाराष्ट्र में कहां से होता है? नासिक जिला महाराष्ट्र से उद्गम होता है, इसके पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों से। यहां पर जो पश्चिमी घाट है, इसका जो पश्चिमी ढलान आपके पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों से, इन पूर्वी ढलानों से महाराष्ट्र के नासिक से इस नदी का उद्गम होता है, और इस प्रकार से ये प्रवाहित होती है। नासिक, महाराष्ट्र सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय पठार में जितनी भी नदियां प्रवाहित होती है, उनमें सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। और इसकी एग्जैक्ट लंबाई की बात करें तो वो आती है 1465 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट लंबाई है, और आपकी पाठ्य पुस्तक में लगभग आपके 1500 किलोमीटर दे रखा है। तो आपको जो भी ऑप्शन में आए ऑब्जेक्टिव में उसके अनुसार लिख देना, और नहीं तो लिख देना कि इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, और क्रॉस ब्रैकेट में लिख देना कि 1465 किलोमीटर लंबाई है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और इस प्रकार से यहां पर इसके द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है। तो ये है आपकी गोदावरी नदी द्रोणी। अब इस गोदावरी नदी की विशेषताओं की बात करें तो इसकी अफवाह क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। अब उत्तर भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी बहती है? गंगा नदी। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है, जिसका अफवाह क्षेत्र 50% तो महाराष्ट्र में आ जाता है। बाकी का इसका मध्य प्रदेश में, ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में है। अब ये किस प्रकार से विस्तृत है? तो इसका हम मानचित्र बनाते हैं। इसका क्या करते हैं? हम एक कच्चा मानचित्र बनाते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये कहां पर है। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करना। तो ये यहां पर जगह है नासिक। यहां पर कौन सा है भाई? यहां पर जगह है जिसका नाम है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। यहां से नदी निकलती है, इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है भाई? गोदावरी नदी। जो सबसे पहले इसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र में आ जाता है। महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश से इसकी सहायक नदियां भी आती है, ओडिशा में से भी इसकी सहायक नदी आती है, और ये नदी अपना जल कहां ले जाती है भाई? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में एक अपना डेल्टा बनाते हुए जल उड़ेल देती है। तो इसकी सहायक नदियां कहां कहां देखिएगा? ये आपके महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, और ये यहां पर ओडिशा है, जहां से इसकी सहायक नदियां आती है। यहां पर मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश से भी इसकी सहायक नदियां आती है। तो इन क्षेत्रों में इसका अफवाह क्षेत्र फैला हुआ है, और सर्वाधिक इसका 50% मध्य प्रदेश में, बाकी का ओडिशा, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ठीक है।
अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां देखिएगा आप मानचित्र पर, यहाँ पर इसकी बहुत सी सहायक नदियां दर्शा रखी है। जैसे यहाँ से नासिक से निकलती है, नासिक के बाद में यहाँ पर आपके ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में ये नदी आके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में बहती है और फिर आपके डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेल देती है। अब आपके मध्य प्रदेश से इसकी सहायक नदियां आ रही है, उड़ीसा से इसकी सहायक नदियां आ रही है, कुछ सहायक नदियां महाराष्ट्र से भी है, कुछ नदियां आंध्र प्रदेश से भी सहायक नदियां हैं, लेकिन मुख्य नदी मध्य प्रदेश और आपके आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसका अफवाह क्षेत्र आपके मैंने आपको जो बताया था मध्य प्रदेश में भी है और ओडिशा में भी है, तो वो वहां पर आपके इसकी आपके सहायक नदियां आती है। मुख्य नदी तो केवल आपके आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। अब इसकी सहायक नदियां आपको मानचित्र पर दिख रही है, उनमें देखिएगा पूर्णा, वर्धा और प्राणहिता, ये क्या है? ये इसकी छोटी सहायक नदियां। ये कैसी है? ये छोटी सहायक नदियां हैं, लेकिन इसमें मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा ये इसकी बहुत बड़ी और वृहद सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, जिनको आप मानचित्र पर, इसके अलावा भी छोटी छोटी अन्य सारी सहायक नदियां मानचित्र पर आपको दिखाई गई है, ध्यानपूर्वक देखते रहना, ठीक है। इसकी लंबाई की बात, लंबाई और विस्तार को देखें, इसकी लंबाई कितनी आती है? इसकी लंबाई आती है लगभग 1500 किलोमीटर, या इसे हम कह सकते हैं कि ये 1465 किलोमीटर लंबी है। अब इतनी लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत में कोई दूसरी नहीं है, तो इसे जैसे आपके उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई आती है 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई और इसका अफवाह क्षेत्र देखते हुए इसे आपके दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे कहा जाता है ये दक्षिण गंगा है। यानी कि जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी है, वैसे दक्षिण भारत में गंगा नदी के रूप, गंगा नदी के समान विशेषताएं रखने वाली नदी गोदावरी नदी है। तो याद रखना, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। अगली नदी आती है महानदी द्रोणी। महानदी द्रोणी कौन सी है? जो हमने आपको मानचित्र दिखाया था, याद आ रहा है ना? आप तो मानचित्र में मैंने आपको नदियां दिखाई थी, एक नदी यहां पर डेल्टा बना रही है, एक यहां पर डेल्टा बना रही है, एक यहां पर डेल्टा और एक यहां पर डेल्टा, जिसमें से ये नदी आपकी है महानदी। और इस महानदी की हम इसमें चर्चा करेंगे। किसकी? महानदी की। इसका उद्गम कहां से होता है? तो ये नदी निकलती है यहां पर आपके छत्तीसगढ़ में उच्च भूमि से। उच्च भूमि कौन सी है? उच्च भूमि आपको याद होगा, आपने प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा था, उस समय देखा था कि प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटते हैं। एक तो मध्यवर्ती उच्च भूमि, जो कि यहां पर आपके इसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान के क्षेत्र, कुछ गुजरात के क्षेत्र यहां पर फैली हुई है, और एक आपके दक्कन का पठार जो दक्षिण भारत में फैला हुआ है। तो इस उच्च भूमि में जो मध्य आपके छत्तीसगढ़ वाला भाग है, उस भाग से ये नदी निकलती है। फिर ये नदी छत्तीसगढ़ से ओडिशा में जाती है, और ओडिशा में आपके डेल्टा बनाते हुए इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में अपना जल विलय कर देती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में ओडिशा, फिर यहां पर डेल्टा बनाती है और यहां पर अपना जल विलय कर देती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 860 किलोमीटर लंबी है। कितनी है भाई? 860, यानी कि 860 किलोमीटर लंबी नदी है। इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में विस्तृत है। अब आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ से तो इसका उद्गम होता है, उद्गम होने के बाद में यह नदी ओडिशा में जाती है, ओडिशा में यह नदी प्रवाहित होती है, यहां पर यह नदी डेल्टा बनाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में क्या है? तो यहां से इसकी सहायक नदियां आती है। महाराष्ट्र और झारखंड में क्या है? यहां से सहायक नदियां आती है। तो इसकी अफवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में विस्तृत है। ठीक है। अब अगली नदी की बात करें तो अगली नदी आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कौन सी है? वही मैंने आपको मानचित्र बताया था, उस मानचित्र में आपने देखा था कौन कौन सी नदियां थी। एक नदी डेल्टा बना रही है, दूसरी नदी डेल्टा बना रही है, ये तीसरी नदी डेल्टा, और ये चौथी नदी डेल्टा, जिसमें से ये जो तीसरे नंबर वाली नदी है ये कृष्णा नदी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इस कृष्णा नदी की हम बात कर रहे हैं। इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम भी महाराष्ट्र से होता है। हमने देखो गोदावरी का उद्गम कहां से बताया? महाराष्ट्र में नासिक से। कृष्णा का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से होता है, यानी कि महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत या एक झरने से इसका उद्गम होता है। और इसका उद्गम के बाद में इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी थी? 1465 किलोमीटर, यानी कि लगभग 1500 किलोमीटर थी। उससे थोड़ी सी छोटी नदी है कृष्णा नदी, लंबाई है 1400 किलोमीटर। और फिर यह नदी बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है डेल्टा बनाते हुए। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और इसका डेल्टा रहता है आंध्र प्रदेश राज्य में। इसका डेल्टा कहां बनता है? आंध्र प्रदेश राज्य में डेल्टा बनता है। अब ये नदी आपके पठारी प्रदेश से बहती हुई जाती है। इसके द्वारा यहां पर आपके इसमें
नहरें आपके ज्यादा नहीं निकाली जा सकती है, नौकायन इसमें नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ये डेल्टाई क्षेत्रों में आती है, अब यहां से देखिएगा, चाहे आप महाराष्ट्र देखो, चाहे आपके यहां पर कर्नाटक देखो, आंध्र प्रदेश देखो, यहां पर क्या है कि ये पूरा का पूरा पठारी भागों में बहती है, तो इसमें यहां पर आपके नौका संचालन संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही आपके ये निम्न भाग आते हैं, डेल्टाई भाग आते हैं, इनमें यहां पर नौका संचालन, नौका परिवहन आसानी से किया जा सकता है। तो जब भी आपसे पूछे कि गोदावरी इसमें कृष्णा नदी में नौका परिवहन कौन से क्षेत्रों में होता है, तो ये निम्न क्षेत्रों में होता है। चाहे आपके इसका कृष्णा का पूछो, चाहे यहां पर आपके इसका गोदावरी का पूछो, नौका परिवहन हमेशा डेल्टाई क्षेत्रों में और निचले भागों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियां यहां पर आपको मिलेगी तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुशी और भीमा। अब इसमें से जो मुसी नदी है, इस मुसी नदी के किनारे तेलंगाना राज्य का हैदराबाद बसा हुआ है। कौन सा? हैदराबाद शहर जो तेलंगाना की राजधानी है, वो इस मूसी नदी के किनारे है। भीमा नदी के सारे एक भ्रंश निर्मित हो रहा है, जिसे आप भीमा, उसकी वजह से इस दक्षिण भारत में भूकंप की घटनाएं देखने को मिलती है। ये आपके कोयना नदी है। कोयना नदी आपके महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। कोयना नदी कहां पर है? महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। और इसे कोयना नदी पर एक बांध बनाया है। कौन सा बांध है? कोयना बांध। कौन सा बांध है? कोयना बांध। ये कोयना बांध कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो इसकी वजह से ये कोयना नदी है, वो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये सहायक नदी कुछ इस प्रकार से बहती है। यहां से महाराष्ट्र वाला भाग है, इसमें यहां पर इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई यहां पर ये कोयना नदी आ रही है। कौन सी नदी आ रही है भाई? कोयना नदी आ रही है। ये इसमें से अधिकांश, इसमें बहुत अधिक मात्रा, जल की मात्रा कोयना नदी के माध्यम से आती है। और महाराष्ट्र सरकार ने यहां पर बांध बनाते हुए नहरें बना दी, यहां पर जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो यहां पर कर्नाटक सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच में कृष्णा नदी के जल विवाद की समस्या इस कोयना बांध की वजह से हुई थी, जिसका वर्तमान में काफी हद तक इसको सुलझा लिया गया है। जिसमें कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार ने कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कोयना पर एक वृहद बांध बनाया है, जिसकी वजह से कर्नाटक के हिस्से का पानी महाराष्ट्र सरकार ने रोककर अपने किसानों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसकी वजह से कर्नाटक के किसानों को जल की आपूर्ति कृष्णा नदी के माध्यम से कम हो रही है। ये विवाद काफी सालों तक चलता रहा। हालांकि वर्तमान में इसको सुलझा लिया गया आपके सरकारों के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा, या फिर नदी विवाद के निष्पादन के लिए आपके प्राधिकरण बने हुए उनके द्वारा। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां आपको देखने को मिलती है। फिर आपके इसकी अफवाह द्रोणी की बात करें तो अफवाह द्रोणी आपको मानचित्र पर दिख ही रही है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसकी प्रमुख अफवाह द्रोणियां है। और जो आपके तेलंगाना में जो मूसी नदी बहती है, इस मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया, जो तेलंगाना की राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती है। 2014 से जब आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद थी, वो राजधानी अब तेलंगाना की राजधानी हो गई है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती रही है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका अफवाह क्षेत्र विस्तृत है। फिर अगली नदी आती है कावेरी नदी द्रोणी। कावेरी नदी, जो हमने आपको 4 नदियां बताई थी, उन चारों नदियों में जो सबसे दक्षिण की नदी है वो कावेरी नदी है। कौन कौन सी नदियां थी? ये यहां पर डेल्टा बन रहा है महानदी का, यहां पर डेल्टा बन रहा है गोदावरी नदी का, यहां पर बन रहा है कृष्णा नदी का, और ये डेल्टा बन रहा है यहां पर, ये है आपके कावेरी नदी। कावेरी नदी का डेल्टा, जो कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बनता है। इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम अब कर्नाटक से नहीं, कर्नाटक से होता है। अब देखिएगा, इसका महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से हुआ, गोदावरी का उद्गम और इस कृष्णा का उद्गम इसका महाराष्ट्र से हुआ, लेकिन ये जो आपके कर्नाटक से उद्गमित हो रही है कावेरी नदी, कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। मैंने आपको पीछे एक सवाल में एक दौरान एक्सप्लेन भी किया था लास्ट वीडियो में कि आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ियां ऑप्शन में था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हम आगे पढ़ेंगे कि कावेरी नदी है जिसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, और ये आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक के अंतर्गत आती है। कौन से राज्य में आती है? ये आती है आपके कर्नाटक में। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, जिसमें आपके ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, वहां से नदी उद्गमित होती है। फिर ये नदी बंगाल की खाड़ी में विलय होती है, और ये विलय होती है डेल्टा बनाते हुए। क्या करती है भाई? ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए विलय होती है। और इसका डेल्टा कहां बनता है? इसका डेल्टा बनता है तमिलनाडु में। एक जगह है कुडलूर नामक, उस कुडलूर जगह के दक्षिण में, यहां पर तमिलनाडु, इसमें कुडलूर है, कुडलूर के दक्षिण में यहां पर डेल्टा बनता है, जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र है। ये डेल्टा भाग है, इसके पास में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, और इस डेल्टा के उत्तर दिशा में तमिलनाडु का एक कुडलूर क्षेत्र है।
तमिलनाडु का कुडलूर क्षेत्र डेल्टा के उत्तर दिशा में है और कुडलूर के दक्षिण दिशा में डेल्टा है। इतना तो आप शब्दों का फेर तो आप समझते हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 760 किलोमीटर लंबी नदी है। अब इसकी मुख्य सहायक नदियों की बात करेंगे तो मुख्य सहायक नदियां आपको मानचित्र पर दिख ही रही है। उसमें अमरावती, हेमवती, भवानी, काबिनी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां। कौन सी? ये काबिनी, ये भवानी, अमरावती, ये प्रमुख सहायक नदियां। अफवा बेसिन की बात करें तो अफवा बेसिन देखिएगा, इसका सबसे पहले तो यहां पर कर्नाटक के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है अफवा बेसिन? यहां पर सबसे पहले आ जाता है ये कर्नाटक में, ये वाला भाग आता है कर्नाटका, जहां से नदी उद्गमित होती है। फिर कौन सा भाग आता है? फिर आपके भाग आ जाता है तमिलनाडु, जिसमें इसके द्वारा डेल्टा बनाया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर आपने केरल नाम क्यों दे रखा है? ये केरल तो यहां पर रहा गया जिससे नदी उद्गमित नहीं हो रही है। अब ये आपको याद रखना कि ये जो सहायक नदियां आ रही है, जैसे कबिनी, भवानी, अमरावती, ये जो नदियां हैं, ये आपके हेमवती, ये सारी नदियां जो सहायक नदियां कबिनी, भवानी, अमरावती, ये जो यहां पर नदी है, इस नदी का नाम है आपके हेमवती नदी। ये जो प्रमुख नदियां हैं जिनके द्वारा यहां से आपके बड़ी मात्रा में जल अपव्यय करके कावेरी नदी में आपके उड़ेल दिया जाता है, इसीलिए आपके इसका अफवाह क्षेत्र केरल के अंतर्गत है। केरल में क्या होता है? इसकी सहायक नदियां हैं और बाकी आपके इस कर्नाटक और तमिलनाडु में इसकी मुख्य नदियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे से याद रखना कि इनका अफवाह क्षेत्र कौन कौन सा है। तो आपने ये सारी नदियां आपने पढ़ ली है। अब कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां आती है? अब देखो, इसमें आपके एक शिव समुद्रम जलप्रपात आता है। आपने जलप्रपातों का दूसरा जलप्रपात आया है इस चैप्टर में। एक जलप्रपात आपने देखा कि धुआंधार जलप्रपात है, वो कहां पर है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट बनाया जाता है। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है? यह जलप्रपात है कर्नाटक में। कहां पर बनता है भाई? कर्नाटक में बनता है और कावेरी नदी के द्वारा बनाया जाता है। कर्नाटक में कावेरी नदी द्वारा निर्मित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो धुआंधार जलप्रपात है। जलप्रपात से विद्युत शक्ति उत्पादित की जाती है। अब जलप्रपात से विद्युत उत्पादन कैसे होता है? तो देखिएगा, जलप्रपात क्या होता है कि ये यहाँ की जो कठोर चट्टानें हैं और यहाँ पर जो पहले मुलायम चट्टानें थी वो अपरदित हो गई और यहाँ पर नीचे गहरा गड्ढा टाइप बना हुआ है। इन चट्टानों पर आपके ऊंचाई से जब जल गिरता है तो इस जल गिरने वाले क्षेत्र से फिर आगे नदी प्रवाहित होती है। तो यहां पर अगर बीच में यहां पर एक टरबाइन मशीन लगा देते हैं, इस टरबाइन मशीन पर यहां पर ऊंचाई से झरने का यानी कि जलप्रपात का जल गिरता है। जलप्रपात कहो चाहे झरना कहो, एक ही बात होती है। तो यहां पर जब इन पर जल गिरता है तो जल गिरने से ये टरबाइन मशीन घूमती है और टरबाइन घूमने जब जब टरबाइन घूमती है जितनी, तो वहां से विद्युत शक्ति उत्पादित की जाती है। और उस विद्युत शक्ति का उत्पादन कहां होता है? तो उसका उपयोग किया जाता है मैसूर में, बेंगलुरु में और कोलार के स्वर्ण क्षेत्रों में। इस यहां से जल आपके विद्युत शक्ति की आपूर्ति की जाती है। कौन कौन से में? मैसूर, बेंगलुरु और कोलार के स्वर्ण क्षेत्रों में इनको यहां पर विद्युत आपूर्ति यहां से की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके यहां पर आपके ये शिव समुद्रम जलप्रपात है। फिर आगे बात करें पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां, ये तो पूर्व की ओर बहने वाली आपकी बड़ी बड़ी नदियां थी। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो आपके चार प्रमुख बड़ी नदियां हैं जिनका उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां। अब ये पूर्व की ओर बहने वाली कुछ छोटी नदियां भी है, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्णरेखा। ये वो नदियां हैं जो पठारी भाग से उद्गमित होती है, पठारी भाग से ही बहती है। अब इनमें से आपकी दामोदर नदी को मैंने आपको गंगा नदी के समय आपको बताया था कि ये छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है और फिर नदी जाकर पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में नदी गंगा नदी के साथ में विलय होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसी प्रकार से ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा नदियां हैं। स्वर्ण रेखा नदी भी छोटा नागपुर के पठार से होकर प्रवाहित होती है। तो ये वो नदियां हैं जो सारी की सारी प्रायद्वीपीय पठार से पूर्व दिशा में बहते हुए अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में ले जाकर विलय करती है। अब इसमें आपको मैंने उत्तर से दक्षिण की ओर की कुछ नदियां भी बताई थी ना, उनको याद रखना है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनका एक आप ये क्रम याद रखेंगे। और एक मैंने आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के समय बताया था कि भाई उत्तर से दक्षिण का क्रम नदियों का और पर्वतमालाओं का कौन सी थी? उत्तर से दक्षिण का क्रम बता रहा हूं, नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला और तापी नदी। नर्मदा नदी, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला और तापी नदी। इसी प्रकार से मैंने आपको 6 नदियां बताई थी उत्तर से दक्षिण के क्रम में। वो नदियां थी हिमालय से निकलने वाली। कौन सी थी? उन नदियों में आती है आपके सिंधु और उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां जिन्हें पंच नदी कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान वाले पंजाब क्षेत्र में बहती है। और इन पंच नदी के कारण उस क्षेत्र का नाम पंजाब है, जो आधा भारत में और आधा पाकिस्तान में। इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। सिंधु, झेलम,
चिनाब, रावी, फिर व्यास और सतलज, ये 6 नदियां उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में ये तीनों याद रखना, सिंधु नदी तंत्र की बात, फिर आपके विंध्याचल सतपुड़ा के पास में नर्मदा तापी वाला भाग, और प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व दिशा की ओर बहने वाली 4 प्रमुख नदियों का। ठीक है, इन तीनों सवालों को आप बहुत ही अच्छे से याद रखना। और इसी के साथ ये वीडियो का आपका पूरा मैटर फिनिश होता है, जिसमें आपने सीखा है, यानी कि आपका लर्निंग आउटकम्स रहा है प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां, चाहे छोटी नदियां हो चाहे बड़ी नदियां हो, उनकी हमने विस्तार से चर्चा की, उनकी विशेषताएं देखी, उनकी लंबाई देखी, उनकी अफवाह द्रोणी कहां कहां विस्तृत है ये देखी, और उनकी कुछ विशेषताओं में आपने, जैसे आपने शिव समुद्रम जलप्रपात की भी चर्चाएं की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ लिया है, अपने मस्तिष्क में इसको फीड कर लिया है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। गोदावरी नदी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वे कौन सा नाम है जिससे गोदावरी नदी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है? दक्षिण गंगा, दक्षिण यमुना, नर्मदा गंगा, या फिर भारती गंगा? तो आपको एकदम सिंपल सा सवाल है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदियों में से सबसे लंबी नदी है, तो इसलिए इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा। और दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं अधिक लंबाई और अधिक विस्तार के कारण। तो इसकी लंबाई कितनी आती है? लंबाई आती है इसकी 1465 किलोमीटर। कितनी आती है? 1465 किलोमीटर, जिसे आप लगभग 1500 किलोमीटर भी कह सकते हैं। कितनी? लगभग 1500 किलोमीटर। इसी वजह से इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा। उत्तर भारत की गंगा कौन सी है? वो गंगा नदी है 2500 किलोमीटर लंबाई के साथ में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है? वे कौन सी नदी है जिसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी? इन नदियों के उद्गम स्थल आपको याद होंगे, तभी आप पहचान पाएंगे कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो मैं चारों के उद्गम स्थल बता रहा हूं, आप भी अपने दिमाग में सोचते रहना कि कौन कौन सी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भाई? महाराष्ट्र में नासिक। कौन सा है भाई? महाराष्ट्र में नासिक के पास में एक स्रोत यानी कि झरने से। कृष्णा का उद्गम कहां से होता है? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर। नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से या अमरकंटक पठार से। अमरकंटक पहाड़ी से। कावेरी का उद्गम कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहां से होता है भाई? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां पर है? ये पहाड़ी आती है कर्नाटक में। तो आपको पूछा क्या है कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? तो वो कावेरी नदी का होता है। ऑप्शन नंबर आपका 13 राइट। अगला सवाल, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? उस नदी का नाम बताइएगा जिसके द्वारा शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया जाता है। कृष्णा, महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी नदी? तो आपका एकदम सिंपल सवाल है। हमने सबसे लास्ट में कावेरी नदी को पढ़ा है, और उसी के द्वारा शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया जाता है, और इसके द्वारा जल विद्युत शक्ति उत्पादित की जाती है, जिसका उपयोग बेंगलुरु में, आपके मैसूर में और कोलार स्वर्ण क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। एक आपने जलप्रपात और भी पढ़ा है पिछले वीडियो में, वो है धुआंधर जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी आशा के साथ में कि आप अब तक पढ़े हुए सभी मैटर को याद करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, अपनी भाषा में नोट्स भी तैयार करेंगे, और पाठ्य पुस्तक के माध्यम से भी उसका रिवीजन करते रहेंगे। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।